ऐतिहासिक फैसलों की सीरीज़ में जिसमें मैं डिस्कस करता हूँ जो भी जजमेंट्स है, फेमस जजमेंट है जिसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट पड़े उसके ऊपर, उसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे रेवणा सिद्धप्पा बना मल्लिकार्जुन एवं अन्य 2023 का यह मामला है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से जुड़ा ऐतिहासिक निर्णय, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वॉइड मैरिज से जन्मे बच्चे की संपत्ति अधिकारों की सीमा क्या होगी। ये पूरा मामला क्या है हम लोग बैकग्राउंड में समझेंगे। विवाद इस प्रश्न पर था कि क्या शून्य या वॉइड मैरिज, शून्य करणीय विवाह से उत्पन्न बच्चे हिंदू संयुक्त परिवार की पैतृक यानी कि सहायक संपत्ति में वही अधिकार प्राप्त करेंगे जो वैध विवाह से जन्मे बच्चों को प्राप्त होता है। दूसरा, पूर्व के विभिन्न निर्णयों में इस विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए गए थे, जिसके कारण मामले को 3 न्यायाधीशों की पीठ ने के समक्ष भेजा गया था। इसमें मुख्य इश्यूज क्या थे कि कानूनी प्रश्न क्या थे। न्यायालय की समक्ष प्रमुख प्रश्न ये थे कि नंबर 1, क्या अमान्य विवाह से जन्मे बच्चे पैतृक सामुदायिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर सकते हैं? क्या उन्हें जन्म से को-पार्टनर माना जाएगा? हिंदू मैरिज अधिनियम की धारा 16 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाएगा? माता पिता की संपत्ति और संयुक्त परिवार की संपत्ति में क्या अंतर होगा? सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां इस प्रकार उसमें है कि न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 ऐसे बच्चों को लेजिटिमेट का दर्जा देती है, किंतु लेजिटिमेट प्राप्त होने का अर्थ यह नहीं कि स्वतः हिंदू संयुक्त परिवार में जन्म से सामुदायिक बन जाएंगी, अर्थात यह कि जन्म से ही उसका राइट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सामुदायिक अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं, जबकि धारा 16 केवल उत्तराधिकार संबंधी सीमित अधिकार प्राप्त कराती है, यानी कि लिमिटेड अधिकार। काल्पनिक विभाजन, नोशनल पार्टीशन का सिद्धांत, इसमें नोशनल पार्टीशन का सिद्धांत अपनाया गया। जैसे कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी सहायक सदस्य की मृत्यु होती है तो पहले एक काल्पनिक विभाजन नोशनल पार्टीशन माना जाएगा। उस विभाजन में माता या पिता को जो हिस्सा प्राप्त होता है, अमान्य विवाह से जन्मा बच्चा केवल उसी के एक उत्तराधिकारी होगा, यानी कि माता पिता को जो हिस्सा मिलेगा उसमें उसका हिस्सा बनेगा, टोटल प्रॉपर्टी में नहीं बनेगा। उसे अन्य सामुदायिक सदस्यों के हिस्सों पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। न्यायालय का निर्णय, उच्चतम न्यायालय ने माना कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अमान्य विवाह से जन्मे बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। वे माता पिता के हिस्से में अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वे हिंदू संयुक्त परिवार में जन्म से सामुदायिक नहीं बनते। अन्य सामुदायिक की पैतृक संपत्ति पर उनका दावा नहीं होगा कि अदर्स जो लीगल हेयर रहेंगे उसका पोर्शन में उसका कोई अधिकार नहीं होगा। निर्णय का मेन महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? इस निर्णय ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के बीच लंबे समय से चली आ रही अस्पष्टता को समाप्त किया। न्यायालय ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्दोष बच्चों के अधिकारों की रक्षा की, यानी कि उसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। साथ ही संयुक्त परिवार के अन्य सामुदायिक सदस्यों जो कि अदर सदस्य है उसके भी अधिकारों को सुरक्षित रखा। इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष कुछ इस तरह से निकला कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अमान्य विवाह से जन्मे, वाइड मैरिज से जन्मे बच्चे अपने माता पिता के हिस्से के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें जन्म से सामुदायिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकारी कानून में बच्चों से संपत्ति अधिकारों को स्पष्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है, यानी कि उसका जो उस बच्चे का जो हिस्सा होगा केवल अपने माता पिता के हिस्सा में ही उसकी हिस्सेदारी होगी, अदर्स को पार्टनर में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। तो इस फेमस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।